हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के टॉपिक को। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो नीट का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो CSIR नेट का एग्जामिनेशन हो, चाहे DBT JRF का हो, चाहे गेट एक्सेल का हो, और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं लाइफ साइंसेज के, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस पूरी वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम मूव करेंगे। अब ये जो नोट्स हैं, जिन नोट्स से आपको समझाया जा रहा है, यहाँ पर जो नोट्स यूज़ किए गए हैं इस लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए, वो नोट्स एक कंबाइंड मिक्सचर हैं IFAS इंस्टीट्यूट जो कि पुणे में है, एंड जो पाथफाइंडर एकेडमी जो कि दिल्ली में है। तो इन दोनों ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स के जो नोट्स हैं, जो क्लास नोट्स हैं, उनको यूज़ करके लेक्चर प्रिपेयर करा गया है। तो प्लीज़ आप इन्हें भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, अब समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सबसे पहली बात हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ओके। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो कि आउटर मोस्ट बाउंड्री का काम करती है एक सेल की, और सेपरेट करती है सेल के साइटोप्लाज्म को सराउंडिंग एनवायरनमेंट से। आप समझ रहे हैं? तो ये क्या कर रही है यहां पर? इट सेपरेट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट, या फिर हम सिर्फ सराउंडिंग लिख सकते हैं। तो ये क्या कर रही है? जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उससे सेपरेट करने का काम कर रही है। अब अगर हम केमिकल कंपोजिशन को समझें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी किस किस चीज़ से मिलकर है, तो उसे समझते हैं। तो यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझनी होगी कि जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल यानी कि आरबीसी जो है वो यहाँ पर मॉडल सेल होता है। मॉडल सेल का क्या मतलब है? मॉडल सेल का मतलब है कि जब भी कभी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे कंसिडर किया जाता है। अब आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? अगर लिपिड की बात करें तो यहाँ पर हमें पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है: लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब यहाँ पर समझते हैं जो लिपिड हैं वो कितने हैं, प्रोटीन्स कितने हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं। जो लिपिड्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं 50%। ओके, अब जो प्रोटीन्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं less than 50%, एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्रेजेंट हैं less than 1%। तो ये जो कंडीशन है ये हमें देखने को मिलती है रेड ब्लड सेल के अंदर, जो कि हमारा मॉडल सेल होता है। अगर हम सेल को बदल देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बैक्टीरियल जो सेल होता है, बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, सो बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो लिपिड है वो होता है 30%, जो प्रोटीन्स हैं वो होते हैं 70%, एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो होते हैं less than 1%। तो हमें ये समझना होगा कि जब भी हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तो हम रेड ब्लड सेल की जो है ऑटोमेटिकली बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो मॉडल सेल होता है। ऐसे अगर हम बैक्टीरियल सेल की बात करें, बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो लिपिड है वो 30% होता है, प्रोटीन 70% होते हैं, एंड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो less than 1% ही होते हैं। तो ये चीज़ें समझने की है कि केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो मॉडल आए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के वैसे काफ़ी सारे मॉडल्स दिए हैं काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 मॉडल्स की बात करेंगे, क्योंकि ये 3 मॉडल्स ही जो हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। अब ये 3 मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल दिया था सैंडविच मॉडल, जो कि दिया था डैनियल एंड डेवसन ने। ओके, सो अब हम बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स की। ओके, सो अब आगे कंटिन्यू करें अगर हम, तो जैसा कि मैंने बताया सबसे पहला मॉडल है सैंडविच मॉडल,
एंड जो सैंडविच मॉडल है ये दिया किसने था, तो इसे दिया था डैनियल एंड डेवसन ने, और ये इन्होंने दिया था 1935 के अंदर। ओके, सो अब हमें समझ में आ गया कि डैनियल एंड डेवसन जो है इन्होंने 1935 के अंदर ये मॉडल दिया था। अब इन्होंने इस मॉडल में कहा क्या था, इन्होंने इस मॉडल में कहा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसके बीच में बायोमोलिकुलर लेयर प्रेजेंट है लिपिड की। फिर से सुनिए, इन्होंने कहा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो बीच वाली लेयर है वो एक बायोमोलिकुलर लेयर है लिपिड की, एंड जो ऊपर जो लेयर है एंड जो नीचे जो लेयर है वो प्रोटीन की लेयर है। ओके, सो अब समझते हैं, एक बार लिख लेते हैं इसके बारे में। सो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर अगर हम जो इनके द्वारा दिया गया जो स्ट्रक्चर है अगर उसे समझते हैं तो देखिए आप यहाँ पर, और इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बताया कि लिपिड प्रेजेंट है। ये लिपिड का हम यहाँ पर जो हाइड्रोफिलिक हेड है एंड हाइड्रोफोबिक टेल है वो बना रहे हैं। सो कुछ इस तरीके से इनका जो मॉडल था वो कुछ ऐसा था। यहाँ पर अब ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए जल्दी जल्दी बनाते हैं। ओके, और इसके बाद इन्होंने कहा कि ये तो जो हो गई लिपिड की बाइलेयर हो गई, एंड देन यहाँ पर ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर 3 लेयर्ड जो है हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर इसे कहा इन्होंने प्रोटीन, इसे भी कहा प्रोटीन, प्रोटीन लेयर मतलब, और यहाँ पर बीच में इन्होंने कहा कि ये लिपिड की बाइलेयर। ओके, तो ये था सैंडविच मॉडल। ओके, तो इसमें हमने समझा सैंडविच मॉडल के बारे में। अब हम आगे मूव करते हैं एंड देन जो हमारा नेक्स्ट मॉडल था उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ओके, सो नेक्स्ट मॉडल था हमारा सेकंड मॉडल यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। अब जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है इसमें क्या कहा गया, सबसे पहले समझते हैं कि दिया किसने था, तो रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था ये मॉडल। रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था ये मॉडल। सो वो 1935 में आया था, डैनियल डेवसन ने दिया था, और ये 1959 में आया था, ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था। इन्होंने क्या कहा, रॉबर्टसन ने ये कहा कि जो यूनिट मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल का मतलब क्या है कि जो सेल ऑर्गेनल्स की जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सिमिलर है जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। आप समझ पा रहे हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमारे अदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनकी जो यूनिट मेम्ब्रेन है, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ओके, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात कही इन्होंने कि सेल मेम्ब्रेन and the membrane of cell organelles are structurally and functionally similar। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। इसके अलावा इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसे हमें नोट डाउन करना चाहिए। लेकिन इन दोनों ही मॉडल्स का ड्रॉबैक क्या रहा, इन दोनों ही मॉडल्स का जो ड्रॉबैक रहा वो ये था कि इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं करा कि सिलेक्टिवली परमेबल क्यों होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर इन्होंने सिलेक्टिवली परमेबल के बारे में कुछ बताया ही नहीं। सो ड्रॉबैक की अगर हम बात करें इन दोनों मॉडल्स के,
जो इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक था वो क्या था? दे डिड नॉट एक्सप्लेन they did not explain about selectively permeability of membrane। सो इन्होंने जो मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबिलिटी एक बार समझ लेते हैं हम। जैसे कि कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस ही जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, हर सब्सटेंस जो है, हर मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये मेम्ब्रेन डिसाइड करती है कि कौन सा सब्सटेंस, कौन सा मॉलिक्यूल उसे क्रॉस करेगा एंड कौन सा मॉलिक्यूल, कौन सा सब्सटेंस उसे क्रॉस नहीं करेगा। इसे कहा गया सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। ओके, तो सिलेक्टिव परमिएबिलिटी के बारे में इन दोनों ही मॉडल्स में, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड जो सैंडविच मॉडल है, उसके अंदर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। ये उसका एक ड्रॉबैक था। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल की, जो कि है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, सो जो हमारा थर्ड मॉडल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले देखते हैं कि किसने दिया था। तो 1972 में सिंगर एंड निकलसन ने इस मॉडल को दिया था। सो इन्होंने कब दिया था? 1972 में दिया था सिंगर एंड निकलसन ने। ओके, सो ये हमने समझ लिया कि दिया किसने था इस मॉडल को। अब आगे इंपॉर्टेंट बातें क्या है इस मॉडल की, उन्हें समझ लेते हैं एक बार। तो इन्होंने क्या कहा कि जो लिपिड है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, जो लिपिड है वो एक सी की तरह है, सागर की तरह है, और उस सी के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो शिप की तरह तैर रहे हैं। आप समझ रहे हो? वो शिप की तरह जो प्रोटीन्स हैं इस लिपिड के सागर के अंदर फ्लोट कर रही हैं। ये इन्होंने स्टेटमेंट दी थी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स भी हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर जो है हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जो अटैचमेंट है वो भी देखने को मिलती है। तो इन्होंने हर चीज़ बताई, राइट। तो यहाँ पर जो इनकी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी एक बार उसे समझ लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सी ऑफ लिपिड in which proteins float like a ship। ओके, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि जो लिपिड्स हैं उन्हें सी की तरह कंसिडर किया गया है एंड जो प्रोटीन्स हैं उन्हें शिप की तरह। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर देख लेंगे तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर वो कहना क्या चाहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे लिपिड की बाइलेयर, ओके, सो यहाँ पर हमने लिपिड की बाइलेयर को बना लिया। देन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी जो है वो बीच बीच में प्रेजेंट होता है। ये क्या ब्लू कलर से मैंने कोलेस्ट्रॉल जो है उसे शो किया है। ओके, अब आगे समझते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स ऐसे होंगे जो लिपिड के साथ बाइंड कर रहे होंगे, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ लिपिड के साथ अटैच हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम, ये हमने एक प्रोटीन बना दिया जो कि लिपिड जो है उसके साथ अटैच है, ठीक है। यहाँ पर हमने समझ लिया कि ये जो है लिपिड के साथ अटैच कर रहा है। अब ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीटली क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड तक जो है वो कंप्लीटली क्रॉस कर रहे होंगे। तो वो प्रोटीन्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटीन्स हम बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे
क्रॉस कर रहे हैं। ओके, ठीक है, तो ये हमने ये प्रोटीन्स भी बना लिए। अब एक टाइप के प्रोटीन्स और होते हैं जो कि ना लिपिड के साथ अटैच करते हैं लेकिन बाहर पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बाइलेयर है, लिपिड बाइलेयर है, उसकी पेरिफेरी पर प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार हमें ऐसे प्रोटीन्स को भी बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो प्रोटीन्स हैं ये बिल्कुल पेरिफेरी पर प्रेजेंट है। इसे भी हम शो कर देते हैं थोड़ा सा। ओके, अब हमने जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे बना लिया। एक चीज़ रह गई कि कार्बोहाइड्रेट्स रह गए। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं अगर वो लिपिड के साथ अटैच करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो यहाँ पर अगर इस लिपिड के साथ, यहाँ पर मान लीजिए ये कलर हम यूज़ कर चुके हैं, मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो इसे हमने क्या कहा, ग्लाइकोलिपिड। ओके, ऐसे ही यहाँ पर ये जो हमारा जो प्रोटीन है जो कि बाइंड किए हुए है लिपिड के साथ, इसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ओके, इसको हमने कहा लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। ऐसे ही अब आगे समझते हैं, वो प्रोटीन जो कि कंप्लीटली पास कर रहा है उसे हमने क्या कहा, इसे हमने कहा इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, इसे हमने कहा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब हम अगर आगे समझते हैं तो यहाँ पर जो ये प्रोटीन था यहाँ पर, तो इसे हम कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, इसे बनाने के लिए हम, ओके, इसे यहाँ बना देते हैं। तो ये है पेरीफेरल प्रोटीन। पेरीफेरल प्रोटीन का मतलब जो पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। ओके, तो अब हमें समझ में आ चुका है कि यहाँ पर जितने टाइप्स के, डिफरेंट टाइप की जो है प्रोटीन किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में कोलेस्ट्रॉल भी बनाया था, तो ये सारा जो है वो कोलेस्ट्रॉल है। अभी हम समझेंगे हर चीज़ के बारे में कि हर चीज़ कैसे प्रेजेंट है, लेकिन ये वो मॉडल है जो मॉडल यहाँ पर हमें सिंगर एंड निकल्सन ने दिया था, जिसे कहा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर लिपिड एंकर्ड प्रोटीन भी है, यहाँ पर इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है, यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड्स भी हैं, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन भी है। ठीक है, तो अब हमने समझ लिया कि इन्होंने क्या क्या दिया था, और अब इन्होंने हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी, इसीलिए ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आज तक। ओके, इन्होंने यहाँ पर हर चीज़ जो है उसे एक्सप्लेन करा, इसीलिए जो मॉडल है ये मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है आज तक। सो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। ओके, अब हम आगे समझते हैं कि जो मेम्ब्रेन लिपिड्स हैं उनके बारे में। स्पेसिफिकली अब हम मेम्ब्रेन लिपिड्स की बात करेंगे। अब हमने जो मॉडल्स हैं उन्हें देख लिया है, अब मेम्ब्रेन लिपिड्स की हम बात करते हैं। ओके, सो मेम्ब्रेन लिपिड्स। अब मेम्ब्रेन लिपिड्स, सबसे पहले लिपिड्स को समझते हैं कि लिपिड्स क्या होते हैं। सो लिपिड्स जो हैं वो एम्फीपैथिक नेचर होता है उनका। कैसा नेचर होता है इनका, एम्फीपैथिक। एम्फीपैथिक इन नेचर। सो एम्फीपैथिक इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। इन ये मतलब दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो पोलर प्लस नॉन पोलर। सो ये जो है दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो कर रहे हैं, पोलर भी हैं और नॉन पोलर भी हैं। ओके, तो ये हमने छोटी सी चीज़ समझ ली कि लिपिड जो है वो एम्फीपैथिक होते हैं, पोलर भी होते हैं और नॉन पोलर भी होते हैं। अब हमें समझना है जो लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो एक बार इन्हें ध्यान से समझिएगा। सो मेम्ब्रेन लिपिड्स की डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी होती है अब हम वो समझते हैं। सो मेम्ब्रेन लिपिड्स की सबसे पहली टाइप होती है फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में मेम्ब्रेन के अंदर देखने को हमें मिलती है।
देन सेकंड टाइप होती है ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। एंड जो थर्ड टाइप होती है वो होती है स्टेरोल। ओके, सो ये जो है बेसिकली हमें थ्री टाइप्स जो है ये देखने को मिलती हैं, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरोल। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फोस्फोलिपिड की, देन इन डिटेल, एंड देन हम ग्लाइकोलिपिड एंड स्टेरोल की बात करेंगे डिटेल में। तो फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड के बारे में एक चीज समझनी है कि फोस्फोलिपिड जो है उसकी भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं। एक होती है स्फिंगो फोस्फोलिपिड, एंड जो सेकंड टाइप होती है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। ओके, सो ये जो है दो टाइप्स होती हैं, स्फिंगोफोस्फोलिपिड एंड ग्लिसरोफोस्फोलिपिड। अब इनको समझते हैं फर्दर। जो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड्स हैं इनको जो है दो टाइप्स में डिवाइड किया गया। अब हम सिर्फ ग्लिसरो स्फिंगोफोस्फोलिपिड की बात कर रहे हैं, तो ग्लिसरोफोस्फोलिपिड जो है इनको फर्दर दो टाइप में जो है डिवाइड किया गया। एक है डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड, और एक है फोस्फेटिडिक एसिड। ठीक है, तो एक फोस्फेटिडिक एसिड और एक टाइप है फोस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर में हमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है कि जो डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड हैं उनके अंदर हमें एक तो ग्लिसरॉल जो है वो देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर ग्लिसरॉल के साथ क्या प्रेजेंट होगा, तो ग्लिसरॉल के साथ यहाँ पर दो फैटी एसिड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड, एंड देन फोस्फेट आयन। ओके, ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड, फोस्फेट आयन, एंड लास्ट में एल्कोहल। ओके, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके पास ग्लिसरॉल होगी, दो फैटी एसिड होंगे, फोस्फेट आयन होगा एंड एल्कोहल होगा। फोस्फेटिडिक एसिड की अगर हम बात करें, जो ये टाइप है ग्लिसरोफोस्फोलिपिड की, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर सिर्फ ग्लिसरॉल। देखिए हम ऊपर बढ़ के आए कि ग्लिसरोफोस्फोलिपिड है, तो ग्लिसरॉल होना और फोस्फेट आयन होना तो कॉमन चीज़ है, राइट। तो ग्लिसरॉल प्लस यहाँ पर दो फैटी एसिड यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे, एंड लास्ट में यहाँ पर फोस्फेट आयन। ओके, तो अब हम समझ में आ गया कि फोस्फेटिडिक एसिड के अंदर ग्लिसरॉल, दो फोस्फेट आयन, सॉरी दो फैटी एसिड एंड फोस्फेट आयन प्रेजेंट होगा। ओके, अब इनके स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं अच्छे से। अगर फोस्फेटिडिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक ग्लिसरॉल की बैकबोन बना ली सबसे पहले। ओके, अब इस ये देखो सिंपलीफाई तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है। तो ये ग्लिसरॉल की एक तरीके से हमने बैकबोन बना ली। यहाँ पर दो OH आयन से क्या कनेक्टेड है, दो OH आयन से हमारे दो फैटी एसिड कनेक्टेड रहेंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या रह गया, हमारा ग्लिसरॉल आ गया, हमारे दो फैटी एसिड आ गए, अब सिर्फ एक फोस्फेट आयन बचा। तो यहाँ पर इस OH से यहाँ पर हमारा जो फोस्फेट आयन है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये फोस्फेटिडिक एसिड, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं ऊपर। देखिए सबसे पहले मेम्ब्रेन लिपिड्स की हमने तीन टाइप देखी, फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, स्टेरोल। फोस्फोलिपिड को फर्दर डिवाइड किया गया स्फिंगोफोस्फोलिपिड में एंड ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में। अब ग्लिसरोफोस्फोलिपिड की हम दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, फोस्फेटिडिक एसिड एंड डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड। फोस्फेटिडिक एसिड वाली जो टाइप है उसके अंदर हमने देखा ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड एंड फोस्फेट आयन। ओके, अब डेरिवेटिव ऑफ फोस्फेटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम रेड कलर से ग्लिसरॉल की बैकबोन बना लेते हैं। अभी जो ग्लिसरॉल की बैकबोन बन गई, उसके बाद यहाँ पर सेम तरीके से आप दो OH के साथ दो फैटी एसिड अटैच कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर दो फैटी एसिड हमारे अटैच हो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर OH के साथ
आपने एक फॉस्फेटाइन जो है वो अटैच कर दिया, पी से यहाँ पर फॉस्फेटाइन आ गया, एंड देन इस फॉस्फेट के साथ आपने क्या अटैच कर दिया, अल्कोहल को अटैच कर दिया। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके का है। दोनों में दो फैटी एसिड्स की हैं, ठीक है, दोनों में दो फैटी एसिड की चेन हमें देखने को मिलती है, दोनों के अंदर फॉस्फेट भी है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पर है, डिफरेंस है अल्कोहल के अंदर। जो डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड है इसके अंदर अल्कोहल अटैच है। ओके, अल्कोहल कौन कौन सी हो सकती है, जैसे कि कोलिन, या फिर हम कह सकते हैं सीरीन। ओके, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम कह देंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अगर कोलिन भी यहाँ पर एज अल्कोहल प्रेजेंट होगी तो इसे हम कह देंगे फॉस्फेटिडाइल कोलिन। अगर सीरीन यहाँ पर एज अल्कोहल प्रेजेंट होगा तो इसे हम कह देंगे फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ओके, अब यहाँ पर लिख देते हैं फॉस्फेटिडाइल कोलिन, एंड अगर सीरीन प्रेजेंट होगा तो फॉस्फेटिडाइल सीरीन। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे ग्लिसरोफोस्फोलिपिड के बारे में। अभी हमें समझना है स्फिंगोफोस्फोलिपिड के बारे में, राइट। तो अभी हमारा स्फिंगोफोस्फोलिपिड रहता है, तो उसके बारे में समझते हैं। स्फिंगोफोस्फोलिपिड, अब जो स्फिंगोफोस्फोलिपिड है उसके अंदर हमें क्या समझना है, सबसे पहले हमें समझना है कि स्फिंगोफोस्फोलिपिड में ये जो फोस्फोलिपिड है वो तो हमें पता है, लेकिन ये स्फिंगो क्या है, तो स्फिंगो लिया गया है स्फिंगोसीन से, स्फिंगोसीन से। एंड ये जो स्फिंगोसीन है इसका मतलब होता है अमीनो अल्कोहल, राइट, अमीनो अल्कोहल, यानी कि यहाँ पर अमीनो ग्रुप के साथ अल्कोहल जो है वो अटैच्ड है स्फिंगोसीन में। तो स्फिंगोसीन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एक फैटी एसिड एंड साथ में एक फॉस्फेटाइन। ठीक है, तो देखिए फैटी एसिड भी आना था, फॉस्फेटाइन भी आना था, एंड साथ में एक अल्कोहल। तो यहाँ पर डिफरेंस वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर स्फिंगोसीन प्रेजेंट है और यहाँ पर ग्लिसरॉल प्रेजेंट नहीं है, और यहाँ पर फैटी एसिड भी एक प्रेजेंट है। तो ये जो है मेन डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने होंगे स्फिंगो फोस्फोलिपिड के अंदर। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके जो फर्दर स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर स्फिंगोसिन प्लस फैटी एसिड हो तो उसे हम कहते हैं सेरामाइड। इसे हम क्या कहेंगे, सेरामाइड। ऐसे ही अगर स्फिंगोमाइलिन जो है वो अगर हमें उसकी फॉर्मेशन करनी है तो वहां पर क्या होगा, सेरामाइड प्लस फोस्फेटाइन और प्लस में अल्कोहल। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर स्फिंगो माइलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो सेरामाइड की फॉर्मेशन के लिए स्फिंगोसिन प्लस में फैटी एसिड, और अगर स्फिंगो माइलिन की फॉर्मेशन करनी है तो सेरामाइड प्लस फॉस्फेट एंड प्लस में अल्कोहल। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनके ऊपर हमें 2 नंबर के जो क्वेश्चन है, जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वो देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब अगर हम आगे मूव करें तो हमें समझना होगा एसेंशियल फैटी एसिड्स कौन कौन से हैं। एक बार उन्हें समझना हमारे लिए ज़रूरी होगा, एसेंशियल फैटी एसिड्स को। एसेंशियल फैटी एसिड, सो एसेंशियल फैटी एसिड कौन से होते हैं। एसेंशियल हम हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ को तब समझते हैं जब हमारी बॉडी उसका प्रोडक्शन खुद ना कर सके और उसका हमें बाहर से इनटेक करना जरूरी हो। ठीक है, तो यानी कि ऐसे फैटी एसिड जिनका प्रोडक्शन हमारी बॉडी के अंदर ना हो सके, और ऐसे फैटी एसिड जिनको हमारी बॉडी में ज़रूरत है लेकिन उसे हमें बाहर से लेना पड़ेगा, फूड में लेना पड़ेगा, लेकिन हम उसे अपनी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से होते हैं, कुछ एग्जांपल हम लिख लेते हैं, जैसे कि लैनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड रैकिडोनिक एसिड। तो ये हमें याद रखना है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड रैकिडोनिक एसिड।
और ये जो है एसेंशियल क्यों है? सबसे पहली बात, ये तीनों ही जो है अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड आपको पता होगा, तो इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम जो है उसे वेस्ट नहीं करेंगे। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में हमें पता है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये तीनों ही, और ये पोली अनसैचुरेटेड है, यानी कि इनके अंदर मल्टीपल जगह के ऊपर जो है डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर, जो एनिमल्स की बॉडी है उनके अंदर क्या होता है कि नाइन्थ जो बॉन्ड होती है, नाइन्थ कार्बन जो होता है, वहां पर जो है डबल बॉन्ड जो है हम इंड्यूस कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। यानी कि नाइन्थ कार्बन के ऊपर अगर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो उससे पहले पहले तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि उस डबल बॉन्ड को इंड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन नाइन्थ कार्बन के बाद अगर हमें डबल बॉन्ड इंड्यूस करवानी है, तो वो एंजाइम्स हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए ये तीनों ही जो एसिड्स हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड, ये जो है हम अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो नाइन्थ कार्बन हमें याद रखना है। नाइन्थ कार्बन के बाद या नाइन्थ कार्बन पर अगर हमें इंड्यूस करनी है डबल बॉन्ड, तो वो हम इंड्यूस करने के लिए हमारे पास एंजाइम्स नहीं है। अब अगर हम ऊपर चलते हैं, एक बार फिर से देखते हैं, तो यहाँ पर हमने फोस्फोलिपिड जो है उसे कंप्लीटली समझ लिया है। अब हमें समझना है ग्लाइकोलिपिड को एंड स्टिरोल को। एक बार पहले स्टिरोल की बात कर लेते हैं, देन हम ग्लाइकोलिपिड की बात करेंगे। स्टिरोल, स्टिरोल जो है वर्ड हमने काफ़ी बार सुना है, जैसे कि कोलेस्ट्रोल, राइट। सो कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रोल जो है वो हमें ह्यूमंस में देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन इसलिए हम इस पर ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करेंगे। कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें एनिमल्स में देखने को मिलेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें तो एक होता है एर्गिस्ट्रोल, एर्गिस्ट्रोल ये हमें फंगी के अंदर देखने को मिलता है। एंड जो अदर टाइप के स्टिरोल्स होते हैं वो कौन कौन से, जैसे कि स्टिग्मास्टेरोल, स्टिग्मास्टेरोल, देन नेक्स्ट कौन सा है हमारा, देन साइटोस्टेरोल। सो ये जो है हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। एक और है कैंपिस्ट्रोल, कैंपिस्ट्रोल ये जो है हमें प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। सो फंगी के अंदर हमें देखने को मिलता है एर्गिस्ट्रोल, कोलेस्ट्रॉल हमें एनिमल्स में देखने को मिलता है, स्टिग्मास्टेरोल, साइटोस्टेरोल एंड कैंपेस्ट्रोल ये हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है। तो इतना ही हमें स्टेरोल के बारे में समझना था। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिपिड की, कि ग्लाइकोलिपिड के अंदर हमें किन किन चीज़ों के बारे में समझना है, ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं उसको समझते हैं। ओके, सो अब हम बात करेंगे ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में। ओके, सो ग्लाइकोलिपिड्स जो हैं, सबसे पहले तो इन्हें हम सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ जो लिपिड है वो कहते हैं, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ लिपिड। सो फर्स्ट कौन सी हो गई हमारी, जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो फर्स्ट हो गई। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लिपिड जो है वो होंगे ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, उनके बारे में समझते हैं। तो इनकी हमने फर्दर दो टाइप्स देखने को मिलेंगी। एक होगी ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड, एंड जो अनदर फॉर्म है उसका नाम है स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड। तो यहाँ पर हमें समझना क्या है कि जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है, वहाँ पर नाम से पता लग रहा है कि ग्लिसरोल प्रेजेंट है। ग्लाइको का मतलब क्या है यहाँ पर, ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है, राइट। तो ग्लाइकोलिपिड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है लिपिड के साथ लिंक्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ग्लिसरोल प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और लिपिड प्रेजेंट है। यहाँ पर ऐसे ही स्फिंगोसिन प्रेजेंट है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट है एंड लिपिड प्रेजेंट है, ठीक है। अब हमें फर्दर इनके बारे में, इनका जो स्ट्रक्चर है उसे समझते हैं एक बार। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड की। अब जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है, यहाँ पर हमें ग्लिसरोल देखने को मिलेगा,
फैटी एसिड कितने देखने को मिलेंगी, फैटी एसिड की चेन कितनी देखने को मिलेंगी, तो फैटी एसिड की चेन यहाँ पर 2 देखने को मिलेंगी। एंड देन कार्बोहाइड्रेट। समझने वाली बात क्या है यहाँ पर कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसेक्राइड भी हो सकता है और ओलिगोसेक्राइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मेनली समझने की थी। अगर हम स्ट्रक्चर समझ के देखें तो यहाँ पर ये हमारी ग्लिसरॉल की बैकबोन, यहाँ पर OH के साथ 2 फैटी एसिड, ठीक है, और इस जो बॉन्ड बनती है यहाँ पर OH और फैटी एसिड के बीच में से हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम कहते हैं एस्टर बॉन्ड। ओके, अब एस्टर बॉन्ड हमने समझ ली। उसके बाद यहाँ पर इस OH के साथ कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो सकता है, मोनोसेक्राइड भी हो सकता है और डाइसेक्राइड भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी कार्बोहाइड्रेट और OH के बीच में, ये कौन सी बॉन्ड होगी, तो इस बॉन्ड का नाम होगा अल्फा O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, तो ये अब हमें क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सी बॉन्ड बनी है, अल्फा O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर हमने समझ लिया अब ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड के बारे में। अब स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड जो है उसे भी एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। तो स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड के अंदर हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जैसे कि हमने समझा था स्फिंगोसिन और फैटी एसिड वो साथ में मिलकर सेरामाइड बनाते हैं। अब जो सेरामाइड है स्फिंगोसिन वाला हमें याद है, तो अब सेरामाइड प्लस में कार्बोहाइड्रेट, राइट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर नई चीज़ है। स्फिंगोसिन हम पहले समझ चुके हैं, सेरामाइड क्या है वो भी हम पहले समझ चुके हैं। तो सेरामाइड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट और वो भी मोनोसेक्राइड आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे सेरिब्रोसाइड। ओके, अब यहाँ पर नई चीज़ हमें जो समझनी है कि अगर सेरामाइड के साथ ओलिगोसेक्राइड आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ग्लोबोसाइड। ठीक है, तो सेरामाइड हमने समझ लिया था जब स्फिंगोसिन के साथ फैटी एसिड आ रहा था। अगर सेरामाइड के साथ अब मोनोसेक्राइड आएगा तो हम कहेंगे सेरिब्रोसाइड। अगर सेरामाइड के साथ ओलिगोसेक्राइड आएगा तो उसे हम कहेंगे ग्लोबोसाइड। ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब ग्लोबोसाइड को भी हम फर्दर समझते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर ग्लोबोसाइड के साथ सिएलिक एसिड आ जाए, राइट, अगर ग्लोबोसाइड के साथ सिएलिक एसिड आ जाए, सिएलिक एसिड का हम जो एग्जाम्पल है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर साथ में, वो है एन एसिटाइल। इसे हम दूसरे कलर से लिखते हैं ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन ये सिएलिक एसिड ही है तो ये सेम कलर से हम लिख सकते हैं। सो एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, तो ये अगर ये सिएलिक एसिड के साथ ग्लोबोसाइड के साथ अगर अटैच हो जाए तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे गैंग्लियोसाइड। ओके, इसे हम कहेंगे गैंग्लियोसाइड। और अगर जो ये सिएलिक एसिड है अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो हम इसे कहेंगे GM1। अगर ये सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा तो हम इसे कहेंगे GM2। अगर थर्ड पर होगा तो हम इसे कहेंगे GM3। ठीक है, अगर यहाँ पर गैंग्लियोसाइड, अब फॉर एग्जांपल अगर सिएलिक एसिड एक से ज़्यादा है तब हम इसे क्या कहेंगे, तो अगर हमने इसे सिंगल को जो है GM कह दिया, अगर एक बार अटैच था तो हमने उसे GM कहा, ऐसे ही अगर 2 बार अटैच होगा तो उसे GD कह देंगे। अगर तीसरी बार प्रेजेंट होगा, 3 बार सिएलिक एसिड प्रेजेंट होगा तो उसे हम GT कह देंगे। ठीक है, डाई एंड ट्राई। तो आप समझदार हैं इतने। तो यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं लिपिड्स के बारे में। तो मेम्ब्रेन लिपिड के बारे में अब हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझ ली, एक बार फिर से देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मेम्ब्रेन लिपिड्स की हमने 3 टाइप्स देखी। हमने फोस्फोलिपिड की 2 टाइप्स को फर्दर जो है डिटेल में समझ लिया है, स्फिंगोफोस्फोलिपिड एंड ग्लिसरोफोस्फोलिपिड को। देन हमने ग्लाइकोलिपिड की भी जो फर्दर 2 टाइप्स थी, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड एंड जो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है उसे भी समझ लिया। एंड स्टिरोल की हमने जो 3 अदर टाइप्स हैं जो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है हमारे लिए, उसको भी हमने समझ लिया है। ओके, अब हम आगे मूव करते हैं और आगे हमें अब मूव करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की।
राइट। तो अब हमें बात करनी है यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहला पॉइंट जो हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिखेंगे वो ये लिखेंगे कि ये कभी भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता। ओके, तो मेम्ब्रेन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कभी भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा लिपिड्स का था, सेकंड अब हमारा यहाँ पर चलेगा कार्बोहाइड्रेट्स का। एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कभी भी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। सो नेवर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। सो ये जो है फ्री फॉर्म में कभी भी प्रेजेंट नहीं होते। ये कभी ना कभी किसी की ना किसी, चाहे वो लिपिड के साथ अटैच करें चाहे वो प्रोटीन्स के साथ अटैच करें, उन्हें करना पड़ेगा, वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, आइदर अटैच विद लिपिड और प्रोटीन। ओके, सो ये या तो लिपिड के साथ अटैच करेंगे या फिर प्रोटीन के साथ अटैच करेंगे। अगर ये प्रोटीन के साथ अटैच करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसे हमने क्या कहा, ग्लाइको प्रोटीन। ओके, और अगर ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो लिपिड के साथ अटैच करता है, सो कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड, तो इसे हम कहेंगे ग्लाइको लिपिड। ओके, सो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और ये जो है कभी भी इंटीग्रल पार्ट पर प्रेजेंट नहीं होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कभी भी इंटीग्रल पार्ट पर प्रेजेंट नहीं होगा, ये हमेशा पेरिफेरल पार्ट पर जो है, एक्सट्रिंसिक पार्ट पर जो है वहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा। अब अगर हम आगे बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो अब हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट फिर से आ गया है एक, क्योंकि लिपिड एंड प्रोटीन्स ये ही दोनों जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो थर्ड पार्ट, यहाँ पर हमें बात करनी है प्रोटीन्स की। ओके, सो प्रोटीन्स के बारे में समझते हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो या तो पेरिफेरल होंगे, जिसे पेरिफेरल होंगे तो हम उसे एक्सट्रिंसिक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम जो पेरिफेरल हैं, जो एक्सट्रिंसिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, उनको जो है डिटेल में समझते हैं। सो ए, हम अलग कलर यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ ज़रूर करेंगे। तो हम यहाँ पर पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की जो है हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके आप पॉइंट को समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। सो पेरिफेरल जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो काफ़ी वीक इंट्रैक्शन जो है करते हैं। ठीक है, तो इनकी जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होती है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के मुकाबले में, या फिर हम कह सकते हैं जो मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उनके साथ भी ये इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो इंट्रैक्शन होती है वो काफ़ी वीक होती है। ठीक है, तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो लिपिड है मेम्ब्रेन के अंदर उसके साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो इंट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक है। ठीक है, सो इनके बारे में हम पॉइंट लिख रहे हैं, वीक इंट्रैक्शन विद इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन और मेम्ब्रेन लिपिड। राइट, सो मेम्ब्रेन लिपिड जो मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स प्रेजेंट है उनके साथ ही इंटरेक्ट करेंगे, या फिर ये मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लेकिन ये काफ़ी जो इंटरेक्शन होगा वो उनका वीक इंटरेक्शन होगा। ठीक है, अब इनका जो इंटरेक्शन है वो किस तरीके का होगा, वो बॉन्ड यहाँ पर किस तरीके की फॉर्म करेंगे, तो ये जो है इंटरेक्शन होगा वो आयनिक इंटरेक्शन होगा। तो यहाँ पर एक और हमें अच्छा पॉइंट मिल गया है कि इनके जो इंटरेक्शन होगी वो होगी आयनिक इंटरेक्शन। ओके, तो अभी तक हम बात कर रहे हैं सिर्फ पेरिफेरल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स की बात चल रही है यहाँ पर। ओके, अब अगर हमें इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो हमें क्या करना होगा,
या तो हमें हाई पीएच प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो हाई पीएच हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर सॉल्ट की जो है इसे ट्रीटमेंट दी जाए, ठीक है। तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक बाय हाई पीएच और सॉल्ट कंसंट्रेशन। अगर हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो जो पीएच है वो भी इंक्रीज कर जाएगी। पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या है, एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और जब वो एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ मूव करेगी तो यहाँ पर जो आयनिक इंटरेक्शन है वो ब्रेक कर जाएंगे, और जिससे अगर आयनिक इंटरेक्शन अगर ब्रेक कर जाएंगे तो ये जो पेरीफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं इनको हम आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम मेम्ब्रेन से निकाल सकते हैं, ओके। तो इससे क्या होगा, इसको आयनिक इंटरेक्शन को हम ब्रेक कर सकते हैं हाई पीएच से, ओके। अब यहाँ पर हमारे जो पेरीफेरल प्रोटीन्स के लिए जो पॉइंट थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब इसके एग्जाम्पल की बात करनी है कि जो पेरीफेरल जो प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, अगर उनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल होंगे सबसे पहले एक्टिन, ये भी एक जो पेरीफेरल प्रोटीन है। देन जो सेकंड है वो है स्पेक्ट्रिन, एंड जो लास्ट हमारा प्रोटीन है वो है एंकायरिन, ओके। सो ये जो है एग्जाम्पल हैं, तो ये आपको याद रखने हैं एग्जाम्पल। जो तीन ही एग्जाम्पल हैं, एक्टिन, स्पेक्ट्रिन एंड एंकायरिन। तो यहाँ पर जो हमारा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसके पॉइंट्स हमारे अब खत्म हुए। अब बात करते हैं हम इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की, ओके। सो अब हमें बात करनी है पॉइंट बी, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन की हमें बात करनी है। सो इंटीग्रल मेम्ब्रेन की प्रोटीन में सबसे पहले हमें एक एक करके पॉइंट को समझते रहेंगे। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, इन्हें हम इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के बीच में भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन, ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हमारा सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पूरा स्पैन करते हैं, पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जाते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इट स्पैन्स दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि मेजर इंट्रैक्शन जो है, यानी कि यहाँ पर किस तरीके की हमें बॉन्ड देखने को मिल रही है, किस तरीके का इंट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन देखने को मिलती है। सो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, ओके। अभी हमने ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसे समझा था। तो जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो बीच का पार्ट है, जो लिपिड बाइलेयर है, उसके बीच में हमने देखा होगा कैसे हमने कोयल बनाए थे। तो कोयल बनाने का एक रीज़न था क्योंकि हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अल्फा हेलिक्स जो फॉर्म है प्रोटीन की, जो अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, वो हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन के अंदर हमें जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कौन सा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन लिपिड बाइलेयर। सो लिपिड बाइलेयर के बीच में यहाँ पर अल्फा हेलिक्स जो है स्ट्रक्चर प्रोटीन का वो देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका ब्रेक हमें करना हो, मतलब इस जो इंट्रैक्शन है, जो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, उसे अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें एक एम्फीपैथिक सब्सटेंस जो है उसे यूज़ करना होगा। एम्फीपैथिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जिसके पास पोलर एंड नॉन पोलर प्रॉपर्टीज दोनों हो, ठीक है। तो जैसे कि जो डिटर्जेंट होता है वो एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है, एम्फीपैथिक जो है एक मटेरियल है। तो हम डिटर्जेंट को यूज़ करते हैं इसके ब्रेकडाउन के लिए, इस हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन के ब्रेकडाउन के लिए। तो कौन हम यूज़ कर रहे हैं, डिटर्जेंट, डिटर्जेंट्स यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन। सो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर डिटर्जेंट जो है उन्हें यूज़ किया जाता है, ठीक है।
अब हम आगे समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो इसका एग्जाम्पल, इसके हम 3 एग्जाम्पल समझते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। सो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल सबसे पहले ग्लाइकोफोरिन। सो ग्लाइकोफोरिन जो है वो इसका एग्जाम्पल है। बेसिकली यहाँ पर ग्लाइकोफोरिन क्या है? एक सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है। क्या है ये? सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन है ये। तो यहाँ पर सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन का क्या मतलब है कि ये यहाँ पर ये हमारी लिपिड की बाइलेयर आ गई, एंड देन यहाँ पर ये जो प्रोटीन है ये एक बार जो है ये इसका हम क्या कह सकते हैं, जो अमीनो पार्ट हो गया, अमीनो साइड होगी, एंड यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया अमीनो ग्रुप ऊपर प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो नीचे इनसाइड द सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया सिंगल मेम्ब्रेन स्पैनिंग प्रोटीन ग्लाइकोफोरिन को। अब अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो नेक्स्ट एग्जांपल इसका हो सकता है जीपीसीआर। जीपीसीआर का हमने बहुत नाम सुना है। सो जीपीसीआर क्या है? एक जीपीसीआर एक मेम्ब्रेन जो एक रिसेप्टर है, ठीक है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है। तो जो हमारा जीपीसीआर है ये क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, ठीक है। सो जीपीसीआर क्या है? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर है ये, ओके। अब आगे समझते हैं। और जीपीसीआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये 7 टाइम्स यानी कि 7 बार जो है ये मेम्ब्रेन को जो है क्रॉस करता है। तो स्पैन 7 टाइम्स, ओके। सो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल है, ओके। अब जो लास्ट प्रोटीन है वो है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं है कि ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है जो बाइंड करता है, ये लिपिड से जो बाइंड करता है ये करता है बाय कोवलेंट बॉन्ड। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो हमारा सी ये है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन। एंड जो लिपिड एंकर्ड प्रोटीन है ये कैसे बाइंड कर रहा है? तो ये बाइंड करता है, बाइंड्स टू लिपिड बाइलेयर बाय। सो लिपिड बाइलेयर से कैसे बाइंड कर रहा है लिपिड एंकर्ड प्रोटीन? बाय कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। सो ये लिपिड बाइलेयर से कोवेलेंट बॉन्ड से जो है बाइंड करता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल है जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, ठीक है। एग्जांपल जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन, ओके। सो यहाँ पर हमने कंप्लीटली समझ लिया है अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, एंड देन प्रोटीन्स किस तरीके के होते हैं, जो लिपिड्स हैं वो किस तरीके के हैं, ओके, एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स किस तरीके से अटैच करते हैं। तो हमने हर चीज़ जो है जितनी मैं आपको कोशिश बता सकता था। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, मुझे पता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन ये आपका ही बेनिफिट होगा अगर आपने इसे पूरा सुना होगा। अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो आई थिंक आप अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। आपको पहले से ज़्यादा और पहले से कुछ नई चीज़ें जो है ज़रूर पता होंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब आप क्या करिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आपका जो काम है वो ये है कि आप इसने इस लेक्चर को समझ लिया, इस लेक्चर को सुन लिया। अब आपका काम है कि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे क्या होगा कि आपको उतना ही ज़्यादा जो है एग्ज़ाम के अंदर किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं आपको वो मिलेंगे, आपको वो समझ में आएगा, ओके। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई CSIR नेट की वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।